एक 40-42 साल की बुजुर्ग महिला एक थाने में जाती है और वहां पर बैठी महिला दरोगा से अपने पति की शिकायत लिखने के लिए कहने लगती है। अब इसके बाद जो महिला दरोगा होती है वह पहले तो उसे बैठने के लिए कहती है और ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इतनी ज़्यादा उम्र में इसका पति इसे धक्के मारकर घर से बाहर क्यों निकाल रहा है। तो उसके बाद जो महिला दरोगा होती है वह उससे पूरी कहानी सुनने लगती है और जैसे ही उसको पूरी कहानी के बारे में पता चलता है तो एकदम से जो महिला दरोगा होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। कौन थी वह महिला दरोगा और किस वजह से वो ऐसा कह रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक गीता नाम की लड़की रहा करती है। गीता जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसके घर में उसके माता पिता हैं और एक उसका बड़ा भाई है। उसकी माँ बार बार उसे कहा करती है कि बेटी संभल के रहना, जिंदगी में कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए जिसके कारण तुम्हारे पिता किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचे। लेकिन जो गीता होती है उसका स्वभाव थोड़ा सा चंचल होता है और जब वह पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती है तो उसे वहां पर एक लड़के से प्यार हो जाता है और जैसे उसका स्कूल कंप्लीट होता है तो उसके बाद भी वह उसके साथ प्रेम प्रसंग बनाती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब गीता की उम्र लगभग 21 साल हो जाती है और जब उसकी 21 साल होती है तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। गीता घर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल रहा करती, लेकिन वह एक दिनेश नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंगों में थी और काफ़ी दिनों से उनके प्रेम प्रसंग चले आ रहे थे। अब इसके बाद घर वाले उसकी शादी की चिंता करते हैं और जैसे गीता के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने के लिए वो लोग जाते हैं तो उसके बाद जो गीता होती है अपने घर वालों को अपने और दिनेश के बारे में बता देती है और कहती है कि मैं उससे प्यार किया करती हूं और उसी से शादी करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर घर वाले एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जो गीता के पिता होते हैं और उसका जो बड़ा भाई होता है वह उस पर हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी जो पिता होता है वह अपने बड़े बेटे को रोक लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इसको जाने दो और आज से इससे हमारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ऐसा कहकर वह लोग गीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद जो गीता होती है वहां से अपने उस प्रेमी दिनेश के पास जाती है जिससे वो स्कूल टाइम से प्रेम किया करती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब गीता उसे बताती है कि मैंने अपने घर वालों को बता दिया है और उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है, तो इसके बाद जो दिनेश होता है जो इतने दिनों से उसके साथ प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ था वह उससे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे कि मैं किसी लड़की से प्रेम करके उससे शादी करूं। पुराना जमाना था और उस समय पर यह बात कॉमन हुआ करती थी और इस बात को सुनकर गीता एकदम से सन्न रह जाती है और उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं जब वो और दिनेश एक दूसरे के साथ घंटों बिताया करते थे और एक दूसरे के साथ खुशियों के साथ समय व्यतीत किया करते थे। यहाँ पर जो गीता होती है वह उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन दिनेश ने साफ साफ बोल दिया था और कह दिया था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले बिल्कुल भी मुझे अनुमति नहीं देंगे। ऐसा कहकर दिनेश भी उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। तो इसके बाद गीता वहां से निकल तो आती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार ये बातें घूम रही है कि अब वो जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या। यह बात सोचते हुए वह ऐसी बदहवास हालत में इधर उधर घूम रही थी और घूमती घूमती वह सोचने लगती कि क्यों ना परिवार के पास जाया जाए। लेकिन तभी अचानक से गीता के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और इस दर्द की वजह से वह वहीं के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चली जाती है और जैसे डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उसे बताते हैं कि वो गर्भवती है। अब यह बात जब गीता को पता चलती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह अपने घर वालों तक पहुंच जाए, लेकिन एक बार दोबारा से वो दिनेश से कांटेक्ट जरूर करती है और उसे इस बच्चे के बारे में बताती है। तो जो दिनेश होता है वह उसे साफ साफ बोल देता है कि देखो इस बात में मैं तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दूंगा और तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। अब गीता पहले से काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन जब से उसे पता चला कि उसके पेट में बच्चा है तो इस बात को लेकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह एक ऐसा फैसला लेती है जैसा फैसला शायद किसी को भी नहीं लेना चाहिए। वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने का फैसला ले लेती है और इसके बाद एक नदी के पुल पर पहुंच जाती है। वह सोच रही थी कि यहां से छलांग लगा दूंगी और उसके बाद मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वहीं पर एक और व्यक्ति अपनी बाइक से आ रहा था और जैसे ही वो गीता को इस तरह से पुल के किनारे पर खड़े हुए देखता है तो वह उसके मनसुबों को समझ जाता है और इसके बाद उसके पास ही आकर अपनी बाइक रोक लेता है। गीता की आंखों में आंसू थे और उसके मन में विचारों की उथल पुथल चल रही थी और वह उस पुल से छलांग लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी वह व्यक्ति आकर उसे रोक लेता है और उसे रोककर पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो और क्या परेशानी है तुम्हें। तो उसके बाद जो गीता होती है वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते और मैंने अपनी जिंदगी को खुद से खराब किया है तो मुझे इसका पश्चाताप भी खुद ही को करना पड़ेगा।
आप मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति इसकी गंभीरता को समझता है और कहने लगता है कि क्या बात है, आप मुझे बताओ तो सही, शायद हो सकता है मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है, और जो कुछ तुम करना चाहती हो इस चीज के लिए ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं किया करता है। इस बात को सुनकर गीता थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद रुककर वहीं पर बैठ जाती है। और इसके बाद जो वह व्यक्ति था वह उससे पूछने लगता है कि बताओ क्या हुआ और क्या परेशानी है तुम्हें। तो उसके बाद जो गीता होती है अपनी पूरी कहानी कि किस तरह से वह दिनेश नाम के लड़के से प्यार किया करती थी, लेकिन उसने भी उसे छोड़ दिया और अब उसके पेट में उसका बच्चा भी है, तो वह करे तो क्या करे, और यही आखिरी रास्ता उसे दिखाई दे रहा है। इस बात को सुनकर जो वह व्यक्ति वहां पर बाइक से आया था वह थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है, और थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद वह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि गीता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जो वह व्यक्ति था जो वहां पर घूम रहा था वह भी अकेला था अपने घर में। उसके घर में उसके माता पिता कोई भी नहीं थे और अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करता था। वह कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे घर में रहना और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद ना तो कोई तुम्हें बुरा कहेगा और ना ही तुम्हें कभी भी इस बात का पछतावा होगा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से अपने घर के अंदर रखूंगा और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। इस बात को सुनकर पहले तो गीता मना करने लगती है, कहती है कि किसी और के कर्मों की सजा तुम क्यों भुगतोगे। तो वो कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेला हूं और जब भी मेरी शादी के लिए कोई आया करता है तो अड़ोसी पड़ोसी उसे भगा दिया करते हैं, और इसी वजह से धीरे धीरे मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत हो। तो तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर जो गीता होती है वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, और इसके बाद जो गीता होती है वह उस व्यक्ति के साथ वहां से उसके घर चली जाती है और वह व्यक्ति मंदिर में ले जाकर उससे शादी कर लेता है और शादी के बाद उसे अपने घर में रखने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ गीता ने उस बच्चे को जन्म दे दिया था जो कि दिनेश का था, और वह एक लड़की हुई थी। उस लड़की का नाम वो लोग प्रिया रखते हैं, और प्रिया को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं, और उसको गीता के पति ने अपना लिया था। पूरी तरह से अपनी बच्ची समझकर वो उसे पालना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन जैसे प्रिया 2 साल की होती है, अब तक गीता की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आई थी, लेकिन तभी अचानक से गीता के उस पति का देहांत हो जाता है किसी बीमारी के चलते, और उसके बाद गीता फिर से उस घर के अंदर अकेली रह जाती है। वहां पर गीता के पति ने धन दौलत तो अच्छी खासी छोड़ रखी थी, लेकिन वहां पर अब गीता के घर में कोई भी मर्द नहीं था, और इसी वजह से समाज वालों की बुरी निगाहें गीता के ऊपर टिकने लगती हैं, क्योंकि वह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और अभी जवान भी है। इसी वजह से अड़ोसी पड़ोसी तरह तरह से उसे परेशान करने लगते हैं, और इस परेशानी से वह काफी ज्यादा मायूस रहने लगती है और मन ही मन बहुत सारे विचार उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस व्यक्ति का एक दोस्त वहां पर आता है जो कि 2 महीने पहले उनके घर पर आया था, जब गीता और वो व्यक्ति एक साथ रहा करते थे पति पत्नी की तरह। और जैसे ही वो आकर ये बात सुनता है तो उसके बाद गीता को सहानुभूति देता है और पूछने लगता है कि भाभी जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, मैं उसका निवारण कर दूंगा। इसके बाद जो गीता होती है पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन जब वो बार बार पूछता है तो उसे बता देती है कि तुम्हारे भैया के जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस हो गई है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो सभी लोग मुझ पर बहुत गंदी निगाह रखा करते हैं, और मैं इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हूँ। अब इस बात को सुनकर जो वह व्यक्ति होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, और सोच विचार करने के बाद उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं आपसे शादी कर लूं और हम दोनों एक साथ अच्छी तरह से रहेंगे और कोई भी आपके ऊपर गलत निगाह नहीं रखेगा। अब इस बात को सुनकर गीता फिर से सोच विचार में पड़ जाती है और कहने लगती है कि आप मुझसे भले ही शादी कर लेते, लेकिन मेरे साथ मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को छोड़कर आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। लेकिन तभी वह जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, जब मैं आपको अपनाऊंगा तो आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालूंगा और कैसी भी परेशानी लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जो गीता होती है वह थोड़ी देर और सोच विचार करती है, और सोच विचार करने के बाद जब उसके दिमाग में ये बात आती है कि अच्छा रहेगा, कम से कम इनका सहारा मिल जाएगा तो लोग गंदी निगाह तो नहीं रखेंगे। इसी वजह से जो गीता होती है वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके बाद उससे शादी करके उसी के साथ रहने लगती है। यहाँ की जितनी भी पैसा और प्रॉपर्टी
सिक्योरिटी थे वो सभी भी उन्हीं के पास थे और कोई भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो लोग बड़ा ही खुश रहने लगते हैं अपनी जिंदगी में। यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है वह भी गीता की बेटी प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और उसे अपनी बच्ची की तरह पाल पोस रहा था। लेकिन जैसे ही बच्ची पहली क्लास में स्कूल में एडमिशन लेती है तो उसी दौरान जो गीता होती है उसे कहीं घूमने का मन करता है और वह अपने पति से कहीं घूमने के लिए कहने लगती है। अब पति पहले तो उससे मना करता है, कहता है कि कहां घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन तभी जो गीता होती है वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है। और अक्सर जब भी कभी गीता मायूस हुआ करती तो उस व्यक्ति को बड़ा ही बुरा लगता, क्योंकि गीता ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला था और उन सभी के बारे में उसके पति को भी पता था। तो इसी वजह से पति पत्नी की जिद को समझता है और वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक मेला लगा करता था और उस मेले का समय भी नजदीक आ रहा था। लगभग 2 महीने बाद वो मेला लगने वाला था। तो वह व्यक्ति कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस बार हम उस मेले में चलेंगे जो यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर लगता है और वहां पर अच्छी तरह से घूम फिर कर आएंगे। मैं, तुम और हमारी बच्ची सभी लोग जाएंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर गीता एकदम से खुश हो जाती है और अपने पति को अपने गले से लगा लेती है। वो लोग खुशियों के साथ जैसे तैसे करके उन दिनों को काट लेते हैं और मेले का दिन भी नजदीक आ जाता है। अब जिस दिन वो लोग यहाँ से जाने वाले थे उस दिन गीता के पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे, क्योंकि काफी दिनों में उसको खुशियों के पल मिले हैं और वह अपने पति के साथ मेला घूमने के लिए जा रही है। इसके बाद जो गीता होती है वह अपनी बच्ची को तैयार करती है और बच्ची को तैयार करने के बाद अपने पति के साथ उस मेले के लिए रवाना हो जाती है। वहां से वह सवारियों में बैठकर सीधा उस मेले में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर तीनों जन अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस मेले के अंदर एक बैल घुस आता है और उस बैल की वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है, जिस भगदड़ के चलते उनकी जो बच्ची होती है छोटी सी, वह उनसे बिछड़ जाती है। और इसके बाद गीता की जितनी भी खुशी थी वो सारी के सारी गम में बदल गई थी और वह मेले के अंदर ही फूट फूट कर रोने लगती है। वहां पर वह सभी लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिलता। और इसके बाद एक व्यक्ति उन्हें एक केंद्र के बारे में बताता है कि जहां पर तुम्हारे बच्चे की अगर कोई भी खबर होगी तो तुम्हारे वहां तक उस खबर को पहुंचा दिया जाएगा। इसी वजह से दोनों पति पत्नी उस केंद्र में जाते हैं, जो कि एक खोया पाया केंद्र था और वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास जाकर पति पत्नी अपनी बच्ची के बारे में लिखवा देते हैं, उसकी निशानी भी लिखवाते हैं कि उसके सीधे हाथ पर एक जलने का निशान है और उस निशान से बेटी की पहचान हो सकती है। इस बात को लिखवाकर साथ में अपना एड्रेस देकर वो लोग वहां से मायूस होकर वापस लौट आते हैं। और इसके बाद जो गीता होती है और भी ज्यादा गम में डूब जाती है और धीरे धीरे बीमार रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ गीता की तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगती है और वो जैसे 40-41 साल की होती है तो उस समय पर वो बुजुर्ग दिखने लगी थी और यहाँ पर अब उसे उसके बाद कोई बच्चा और भी नहीं हुआ था। गीता इस बात को देख देख कर काफी ज्यादा परेशान रहती है और जब गीता का पति इस बात को देखता है कि मेरी पत्नी बच्ची की वजह से इतनी परेशान है तो उसके बाद वह शराब पीने लगता है और शराब की लत के चलते अपनी पत्नी को धमकाने लगता है और छोटी छोटी बातों पर उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दिया करता है। अब स्टार्टिंग में तो गीता इन सभी चीजों को समझ रही थी, लेकिन धीरे धीरे गीता की समझ से सारी बातें बाहर होने लगती हैं और उसके बाद वह एक दिन काफी ज्यादा परेशान होकर अपने घर को छोड़कर निकल जाती है, क्योंकि उस रात भी उसका पति शराब पीकर उसे धमका रहा था। क्योंकि पति को सबसे ज्यादा दुख तो उस बच्ची का था, जो बच्ची इनकी होते होते भी इनसे खो गई है और वो सब कुछ हुआ था गीता की वजह से। इस बात को लेकर वह उससे शराब पीकर कहा करता था कि तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई, वरना हम उसके साथ खुशियों के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते। क्या हुआ, हमसे और बच्चे नहीं हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। गीता इन बातों को सोचते हुए वहां से धीरे धीरे एक पुलिस स्टेशन की तरफ जाती है और शाम के समय एक पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति की रिपोर्ट दर्ज कराने लगती है। वहां पर एक महिला दरोगा होती है और जैसे वो बुजुर्ग महिला को स्टेशन के अंदर आता हुआ देखती है तो उसे पूछने लगती है कि माँ जी क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको और आपको इतनी रात में पुलिस स्टेशन क्यों आना पड़ा। उसके बाद जो गीता होती है वहां पर कुर्सी पर बैठती है और बैठने के बाद उससे कहने लगती है कि बेटी मेरी बहुत सारी तकलीफ है और मेरा जो पति है इस बुढ़ापे की हालत में मुझे घर से निकलने की धमकी दिया करता है और आप ऐसा करो, या तो उसे समझा दो या फिर मुझे उससे अलग कर दो ताकि मैं अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सकूं, क्योंकि वो मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा। बार बार वो मुझे ताना मारा करता है और जिन तानों से मैं काफी ज्यादा परेशान रहा करती हूं और उसी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। अब इस बात को सुनकर जो महिला दरोगा होती है उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो महिला दरोगा थी वह ये सोच रही थी कि इतनी ज्यादा उम्र में ये लोग एक दूसरे से लड़ाई क्यों करते हैं और इसका पति इसे घर से क्यों निकाला करता है। तो वह गीता से पूछने लगती है कि माँ जी क्या बात है जो आपका पति आपको घर से निकाला करता है। तो गीता बताने लगती है कि दरअसल बेटी बात कुछ ऐसी है कि मेरी जिंदगी कष्टों से भरी हुई है, उन्हीं में से एक कष्ट होता है जिस कष्ट की वजह से ये मुझे बार बार घर से निकालने की धमकी दिया करता है और उसी कष्ट की वजह से हमारी
जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इसके बाद जो दरोगा होती है वह अच्छी तरह से पूरी बात को जानना चाहती है और इसके बाद उससे कहने लगती है कि माँ जी खोलकर बताइए क्या हुआ और किस वजह से आपका पति आपको घर से निकाल रहा है। तो उसके बाद जो गीता होती है वह अपनी पूरी कहानी उस महिला दरोगा को बता देती है और जैसे ये पूरी कहानी महिला दरोगा सुनती है तो उसे इस कहानी में कुछ ना कुछ मेल दिखाई देता है और वो कहने लगती है कि लगभग कितने साल की होगी आपकी बेटी। तो वह बताती है कि लगभग पहली क्लास में ही थी और उसी दौरान हम लोग मेले में गए थे और जब से ही मेरा जो पति है वो मुझे इन सब का जिम्मेदार जाना करता है और मुझसे बुरी भली बात कहा करता है। हालांकि मैं भी अपने आप को उसी चीज का जिम्मेवार समझती हूँ, लेकिन जो कुछ हो गया था वो मेरे कंट्रोल से बाहर था और एक बात को लेकर बैठना कहाँ की इंसानियत है और इसी वजह से वो मुझे बार बार ऐसा कहा करता है। तभी जो वह लड़की होती है वह उससे पूछने लगती है कि कोई ऐसी निशानी है जो आज तक भी आपकी बेटी के पास हो। तो वह बताती है कि हाँ ऐसी एक निशानी है, वो चीज हमने खोया पाया केंद्र में भी लिखवाई थी और मेरी बेटी के सीधे हाथ पर एक निशान है जलने का, क्योंकि एक दिन मैं खाना बना रही थी और मेरी बेटी एक साथ से वहां पर आ जाती है और गर्म चिमटा उसके हाथ पर लग जाता है, जिस बात का मुझे अब तक भी अफसोस है। और वो निशान उसके हाथ पर परमानेंट हो गया था, लगभग 2 साल बाद भी वो निशान नहीं मिटा था और अगर आज भी मेरी बेटी जिंदा होगी तो उसके हाथ पर वैसा ही निशान होगा। इसके बाद जो महिला दरोगा होती है वह अपनी बाजू को ऊपर करके देखती है तो उसे भी वही निशान दिख जाता है और इसको देखने के बाद वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर जो गीता होती है वह भी उस निशान को देख लेती है और निशान को देखते ही गीता उस निशान को पहचान जाती है और वो कहने लगती है कि बेटी ऐसा ही निशान सेम मेरी बेटी के हाथ पर भी था जो मेरे हाथों से ही बना था। इस बात को सुनते ही जो महिला दरोगा होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और खड़ी होकर गीता को अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि माँ मैं ही आपकी बेटी हूँ जो उस समय खो गई थी, क्योंकि वहां से खोने के बाद एक साधु बाबा मुझे अपने साथ ले गए थे और उन्होंने ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। मैं उनके साथ ही रहकर पढ़ाई लिखाई की हूँ और पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्होंने मुझे एक अफसर बना दिया है और मैं अब अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रही हूँ। साधु बाबा की तो मौत हो गई है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि मैं फलाने मेले में एक जगह खड़ी होकर रो रही थी और उसी टाइम पर साधु बाबा मुझे अपने साथ लेकर वहां से वापस लौट आए थे, क्योंकि जब भी मैं कभी उनसे अपने माता पिता का जिक्र किया करती थी तो वो यही बताया करते थे कि बेटी तू तो मुझे इस तरह से मिली थी। इस बात को सुनकर गीता को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये मेरी वही बेटी है और इसके बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद जो महिला दरोगा होती है वह गीता को अपने घर ले जाती है, जो घर उसने अपनी मेहनत से कमाया है, और उसी के अंदर गीता को अपनी माँ के तौर पर रखने लगती है। लेकिन जैसे 2 से 3 दिन बीतते हैं तो 2-3 दिन बाद गीता का जो पति होता है जो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला करता था वह भी उसी थाने में आ जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाने लगता है। लेकिन तभी जो महिला दरोगा होती है वह उससे कहने लगती है कि कौन सी पत्नी, कैसी पत्नी? वही पत्नी जिसे तुम धक्के देकर घर से बाहर निकाला करते थे। तो वह कहता है कि मैडम मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसके बाद जो दरोगा होती है वह उसे भी अपने साथ वहीं पर ले जाती है और उसे भी पूरी कहानी बता देती है। इस बात को सुनकर जो गीता का पति होता है वह भी बड़ा ही खुश होता है और महिला दरोगा को अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि बेटी तेरी वजह से ही हम लोग अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा उदास और हताश महसूस किया करते थे, लेकिन अब तू आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल के समय में वो सभी लोग खुशियों के साथ रह रहे हैं। महिला दरोगा ने शादी कर ली है और शादी करने के बाद वह अपने माता पिता को अपने साथ ही रखा करती है, क्योंकि वह सरकारी नौकरी लगी हुई है। तो दोस्तों ये थी कहानी गीता की, जिसने अपनी जिंदगी में ढेर सारे दुख देखे, लेकिन उसके बाद भी फिलहाल उसकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो रही है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके पति ने वो शराब की लत भी छोड़ दी है और दोनों पति पत्नी घर के अंदर आराम से रहा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।